वेलकम बैक। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बात माननी पड़ेगी कि वर्ष 2026 का जो प्रारंभ हुआ वह बड़ा ही अशुभ हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 नवंबर की सुबह जब सूर्य की पहली किरण भी वेनेजुएला में नहीं पड़ी थी, तब अमेरिकी सेना ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को गिरफ्तार कर उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अमेरिका के अंदर गैरकानूनी तरीके से नशीली दवाओं का तस्करी किया है, और साथ ही साथ उन्होंने इल्लीगल माइग्रेशन के माध्यम से अपराधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजा है। हालांकि ये दोनों ही आरोप के ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना की मदद से वेनेजुएला पर 3 जनवरी की सुबह, जबकि सूर्य की पहली किरण वेनेजुएला में नहीं हुआ था, कैराकस जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर अपनी सेना को उतार करके प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर हथकड़ी पहनाया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ट्रायल के लिए भेज दिया गया। इस तरह का आक्रमण किसी संप्रभु देश पर खुल्लम खुल्ला आक्रमण था और यह अप्रत्याशित था। ऐसा कभी आधुनिक इतिहास में नहीं देखा गया होगा। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि वर्ष 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप वापस संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचित होने के बाद अपना कार्यभार उन्होंने संभाला था, तब उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किसी भी देश को अपने देश को प्रगति के माध्यम से महान बनाने का पूरा अधिकार है, परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश को निशाना बनाया जाए, यह कदापि तर्कसंगत और स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नहीं हो सकता है। वर्ष 2025 में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे विश्व पटल पर टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, जो कि अब तक चल रहा है। व्यापार को एक वेपन के रूप में यह पहली बार है जबकि उसका उपयोग किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी उन्हें जो वेनेजुएला में जिस तरह से राष्ट्रपति मडुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पूर्व भी 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ वॉर के अतिरिक्त कुछ सैन्य कार्रवाई भी की थी। जैसे कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अमेरिकी सेना ने या अमेरिकी वायुसेना ने सीरिया पर हवाई हमला किया तथा नाइजीरिया पर भी हवाई हमला किया गया। 2025 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर के हमला किया। उसी प्रकार से कैरिबियन सी में अर्थात कैरिबियन समुद्र में अमेरिकी सेना ने ड्रग ट्रैफिकिंग बोट्स के ऊपर हमला किया, और इसके अतिरिक्त यमन के हौदी विद्रोहियों पर भी सैन्य कार्रवाई की गई। जो सोमालिया के उग्रवादी तत्व थे उन पर सैन्य कार्रवाई की गई, और इसी तरह का व्यवहार जो इस्लामिक समूह इराक में थे उनके साथ किया गया। वापस हम लोग आते हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति, यह सत्य है कि उनके शासन के विरुद्ध आम जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, बहुत वह क्योटिक हो चुकी थी, और इसका कारण प्रेसिडेंट मडुरो का शासन शैली थी। जुलाई 2024 में जब वहाँ चुनाव हो रहा था, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई है, और इससे उन पर विश्वास आम जनता का नहीं था। नतीजा यह हुआ कि
उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू किया और इसी क्रम में उन्होंने मानव अधिकार का भी उल्लंघन किया। ऐसा कहा जाता है कि वे नारकोटिक्स टेररिज्म में भी उनकी यह संलिप्तता थी। जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ कार्रवाई की है, वह एक संदेश न केवल कैराकस के लिए है बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी है। यह भी सत्य है कि वाशिंगटन मडूरो के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना कई महीनों से बना रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार यह दावा किया था, हालांकि उनके पास इसका ठोस सबूत नहीं था, कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में नशीली पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं और क्रिमिनल्स को माइग्रेशन के आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज रहे हैं। 3 जनवरी की कार्रवाई के पूर्व भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने करीब 2 दर्जन बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में वेनेजुएला के विरुद्ध कार्रवाई की थी, जो कि गैरकानूनी थी और इन कार्रवाइयों में करीब 100 लोगों की जान भी गई थी। जिस तरह की कार्रवाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला में की है, वह उनके द्वारा घोषित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से मेल खाता है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सरकारें उनके साथ सहयोग करें ताकि जो नार्को टेररिस्ट हैं उनका सफाया किया जा सके। वेनेजुएला के विरुद्ध जो उन्होंने कार्रवाई की, वह किसी भी संप्रभु देश के विरुद्ध गैर कानूनी कार्रवाई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और आदर्श को अगर हम लोग उसे मद्देनजर रखें तो इस परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल ही गलत कार्रवाई थी। अगर प्रेसिडेंट मडूरो के कार्यों से जनमानस में असंतोष व्याप्त था तो रिजीम चेंज का अधिकार वहाँ की जनता को था, न कि किसी बाहरी देश के शासक को था या वहाँ के राष्ट्रपति को था। इस केस में प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को था। इस आक्रमण के बाद वेनेजुएला में डर्सी रॉड्रिक्स, जो कि वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वे अब वहाँ का शासन के कार्यभार देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में नियंत्रण अमेरिकन प्रेसिडेंट का है, अमेरिकन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है। और वहाँ पर जो तेल, जो उनका मुख्य स्रोत है आय का, उसको या तेल के उत्पादन पर नियंत्रण अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का है या इंडस्ट्रीज का, अमेरिकन इंडस्ट्रीज का है। यह जो अब इसके महत्व को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यह हमें कहना पड़ेगा कि जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जिसका ट्रंप ने हवाला दिया और जिसके बिना पर जिसके आधार पर उन्होंने वेनेजुएला में अपनी हस्तक्षेप किया है, वह हमें एक बार फिर से मुंडो डॉक्ट्रिन की याद दिलाता है। मुंडो डॉक्ट्रिन में यह साफ साफ कहा गया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर एक विशेष स्ट्रेटेजिक स्पेस है जहां पर बाहरी शक्तियों का कोई लीजिटिमेट भूमिका नहीं है, और यह 1823 में मुंडो डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किया गया था। 2026 में करीब 203 वर्ष के बाद ट्रंप ने इसी तरह के डॉक्ट्रिन को फिर से एक तरह से कहें रिवाइव ही नहीं किया है, बल्कि उसके स्कोप को और भी बढ़ाया है, वाइड किया है। ट्रंप ने इसको बढ़ाते हुए स्थापित करने का प्रयास किया है कि यूएसए न केवल अपनी प्रधानता तथा बल प्रयोग के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है, बल्कि राजनीतिक परिणामों की निगरानी भी कर सकता है, और इसी को अब डोनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जा रहा है। इस पर विस्तृत चर्चा मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि डोनरो डॉक्ट्रिन केवल प्रभाव डालने के लिए नहीं है, बल्कि एक गार्जियनशिप या संरक्षक के रूप में संयुक्त राज्य का कार्य करने का स्पष्ट दावा है। वेनेजुएला की घटना ने इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया है कि रूल बेस्ड ऑर्डर अब
एक नारा के समान ही है कि पहले भी यह अस्त व्यस्त हो चुका था और इसमें न केवल प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। ट्रंप ने पहले टैरिफ वॉर के माध्यम से रूल बेस्ड ऑर्डर का सम्मान नहीं किया और फिर 66 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बाहर निकाल लिया और हाल के दिनों में उनकी जो स्पष्ट मंशा है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की, वह भी रूल बेस्ड ऑर्डर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको उसके विरुद्ध है। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट पुतिन ने भी 2014 में जिस प्रकार से क्रीमिया के ऊपर अधिकार किया जो कि यूक्रेन के नियंत्रण में था और फिर 2022 से डोनबास क्षेत्र पर अपने दावे को लेकर के जिस तरह से यूक्रेन और रूस आपस में युद्ध कर रहे हैं, वह भी इसी तरह की सोच का परिणाम था और इसने भी रूल बेस्ड ऑर्डर का जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है उसका उल्लंघन किया। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप के इस कार्रवाई अर्थात वेनेजुएला में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई का कूटनीतिक और जो इनके लैटिन अमेरिका में जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कूटनीतिक और सामरिक महत्व का जहाँ तक संबंध है उसमें यह कहना पड़ेगा कि वेनेजुएला का जो लोकेशन है वह बड़ा ही उसका महत्व जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज़्यादा है। पहला तो यह है कि वहाँ पर विशाल तेल का भंडार है जो कि वर्ल्ड का अर्थात विश्व का सबसे ज़्यादा तेल का सबसे ज़्यादा विशाल तेल भंडार अगर कहीं है तो वह वेनेजुएला में है। फिर दूसरा जो कैरिबियन सी का गेटवे भी वेनेजुएला ही है। तो कैरिबियन सी, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कैरिबियन सी के माध्यम से बहुत से समुद्री व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। फिर वेनेजुएला में तेल के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है और उसके अतिरिक्त वहाँ पर खनिज संपदा जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट सोना जो कि जिसकी अनुमानित जो भंडारण है वह है करीब 8,000 टन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वेनेजुएला की स्थिति जियो स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है वह अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अगर हम ध्यान में रखें। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अलावा भी इसका विश्व एनर्जी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको अगर हम थोड़ा और इसकी व्याख्या करें, ये कहा जा सकता है कि वेनेजुएला किसी भी देश को एक एनर्जी सुपर पावर बनाने में वेनेजुएला में जो संसाधन है वह सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है और तेल के अतिरिक्त वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है। फिर साउथ अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स अमेरिका का एक अपर हैंड होगा वहाँ पर, क्योंकि वेनेजुएला जो उस समय तक चाइना रसा के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था, अब वह पूरी तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा। तो इसका कूटनीतिक महत्व भी है। और इसके अतिरिक्त वेनेजुएला के में नियंत्रण स्थापित होने के बाद पनामा कैनाल के ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बेहतर नियंत्रण होगा, क्योंकि 140 व्यापारिक मार्ग पनामा कैनाल के माध्यम से पनामा कैनाल होकर गुजरते हैं। इसमें 1700 बंदरगाह हैं तथा 160 कंट्री इससे लिंक होते हैं। इस तरह से पनामा कैनाल जो है वो विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्टरी है या धमनी है। अब जहाँ तक वेनेजुएला के आसपास के देशों पर अमेरिका के इस कार्रवाई का प्रभाव का सवाल है, तो उसमें सबसे पहले यह देखना होगा कि अमेरिका के इस एक्शन से मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में प्रेसिडेंट ट्रंप ने
मैक्सिको और क्यूबा को तो धमकी तक दी है। मैक्सिको जो कि 3,415 किलोमीटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वह ट्रंप के विशेष निशाने पर हैं, क्योंकि मैक्सिको से करीब बिना दस्तावेज के गैरकानूनी रूप से इमिग्रेंट्स आते हैं और साथ ही साथ वहाँ से नशीली दवाइयाँ अमेरिका आती हैं। क्यूबा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का शुरू से ही संबंध तनावपूर्ण रहा है और इसको हम ट्रेस कर सकते हैं कोल्ड वार के समय से, जबकि फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका के विरुद्ध बे ऑफ पीक्स के नाम से आक्रमण किया था। उसी प्रकार से कोलंबिया, जो कि जिसका कि यूएसए के साथ बड़ा ही सौहार्दपूर्ण संबंध, व्यापारिक संबंध भी था और कूटनीतिक संबंध भी था, लेकिन जब से 2022 में वहाँ पर लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हुए हैं, तब से दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रेसिडेंट पेट्रो नहीं चाहते हैं कि वह यूएस समर्थित ड्रग पॉलिसी को फॉलो करें और साथ ही साथ उन्होंने अपनी दिलचस्पी ब्रिक्स को भी ज्वाइन करने में दिखाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इजराइल के साथ भी अपने संबंध, कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। इन सभी वजह से उनके संबंध, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। और इसके बाद प्रेसिडेंट पेट्रो ने यह भी कोशिश की थी कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स यूएसए से वापस भेजे जा रहे हैं उनको ना लें, हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर भी इस एक्शन का प्रभाव पड़ना उचित है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार खुले रूप से यह कहा है कि ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए उस पर वे कब्जा करेंगे या खरीदेंगे, क्योंकि यह उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन डेनमार्क, ग्रीनलैंड और ब्रिटेन के नेताओं ने इसका विरोध किया है और इसका कड़ा विरोध किया है। इनफैक्ट 6 या 7 यूरोपीय देशों ने अपनी सेनाएं वहाँ सिंबॉलिकली वहाँ ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए भेजी भी हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड को 3 वजहों से कब्जा करना चाहते हैं। पहला तो यह है कि उनको लगता है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह एक वहाँ पर हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक वाइटल बेस ऑफ ऑपरेशन भी है, जो कि कोल्ड वार के समय में 1945 से 91 के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। और यह बेस जो है वह पिटोफिक स्पेस बेस है। और ग्रीनलैंड से यूएसए, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया से भी किसी भी तरह की मिसाइल अगर आ रहे हैं तो उसको डील कर सकता है या उसको रोक सकता है, और साथ ही साथ रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया पर निगरानी भी रख सकता है। उसी तरह से वह मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है ग्रीनलैंड से इन देशों के विरुद्ध। हाल के वर्षों में चाइना और रूस ने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है आर्कटिक रीजन में बढ़ा दी है, वह भी एक कारण है। फिर ट्रंप का इंटरेस्ट इसलिए भी है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रीनलैंड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड के पास न केवल पारंपरिक संसाधन जैसे कि सोना, निकेल और कोबाल्ट है, बल्कि उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स के भी भंडार हैं, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का लीडिंग सप्लायर है। चाइनीज कंपनी वहाँ पर सक्रिय हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में भी, और उनका शेयर, चाइना का शेयर कुल मिलाकर के 11% है वहाँ के ग्रीनलैंड के खनिजों में। चाइना का प्रेजेंस ग्रीनलैंड में केवल मिनरल सेक्टर में ही नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। वास्तव में 2018 में चाइना ने श्वेत पत्र जारी किया था आर्कटिक नीति को लेकर के। इसमें उसने अपनी योजना दी थी कि ग्रीनलैंड में एक पोलर सिल्क रोड का निर्माण किया जाए। तो इन वजहों से ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए उस पर कब्जा करना चाहता है। ग्रीनलैंड के ऊपर भी मैं एक सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पांस कैसा रहा
अन्य देशों का, विश्व यूरोप के अन्य देशों का और भारत का। जहाँ तक यूरोपीय देशों का सवाल है तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी दबा हुआ था, म्यूटेड था। यूरोप ने इसने अपील मात्र की कि जो भी लोग हैं अर्थात अमेरिका और वेनेजुएला संयम बरतें, कि रसिया, चाइना, ब्राज़ील, ईरान और कोलंबिया अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे एक संप्रभु देश के ऊपर आक्रमण बताया, जिसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत ने सिर्फ गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना है। भारत अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भी व्यस्त है। अमेरिका ने भारत की वस्तुओं पर 50% का टैरिफ पहले ही से लगा रखा है। भारत आखिर क्यों नहीं खुले रूप से इस अमेरिकी एक्शन की भर्त्सना करता है? इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं, या कह लीजिए प्रमुख कारण है। पहला तो है कि भारत ने कभी भी हाल के दिनों में किसी भी अमेरिकी एक्शन का विरोध पूरी खुले रूप से नहीं किया है, चाहे वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन क्यों न करता हो। भारत ने इसी तरह का दृष्टिकोण रसिया के साथ भी किया था जब उसने यूक्रेन पर आक्रमण 2022 में किया था, या फिर जब यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर आक्रमण किया था, तब भी भारत ने कड़ी निंदा यूएस की नहीं की थी। उसी प्रकार से कोल्ड वॉर के दौरान भी भारत ने वेस्टर्न इंटरवेंशन का विरोध तो किया, लेकिन सोवियत यूनियन के किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन का खुले रूप से विरोध नहीं किया। आज के दिन भारत नैतिक सरमन, मोरल सरमन अपने बड़ी शक्तियों को दे रहा है। न्यू दिल्ली को यह पता है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनमें कोई जादुई शक्ति नहीं रही है। केवल चाइना अगर किसी तरह का इंटरनेशनल नॉर्म्स या लॉ का उल्लंघन करता है तो भारत उसकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि भारत चाइना के विस्तारवादी नीति के रिसीविंग एंड पर हमेशा से रहा है। दूसरा जो कारण है कि भारत का लैटिन अमेरिकी देशों के साथ कोई बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध या कूटनीतिक संबंध नहीं रहा है। ब्राज़ील जो कि लैटिन अमेरिकन ही देश है, उसने जरूर कड़ी निंदा की है। इसी प्रकार से रूस और चाइना ने जो निंदा की है वह उनके माडुरो के जो शासन था उनके साथ इनके निकट संबंध थे, क्योंकि वे माडुरो का उपयोग अमेरिका की जो प्रधानता है, जो डोमिनेंस है, उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चेक करने के लिए कर रहे थे। और इसीलिए इन देशों ने खास करके चाइना ने कई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किए थे। और दूसरी बात यह है कि यूएसए और भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध अलग स्तर के हैं। भारत के साथ अमेरिका का व्यापारिक संबंध काफ़ी घनिष्ठ है, इसलिए भी भारत ने अमेरिकी एक्शन की कड़ी भर्त्सना नहीं की। लेकिन अब के परिदृश्य में भारत को भी अपनी नीति को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेड वार ट्रंप ने शुरू किया है उसमें यह स्वाभाविक है कि भारत को भी अपने व्यापार का एक्सपेंशन लैटिन अमेरिकन देशों में और अफ्रीका के देशों में करना पड़ेगा। अभी तक जो भारत का व्यापारिक शेयर है लैटिन अमेरिकी देशों के साथ, उसका मूल्य $45 बिलियन है, जो कि एक सिटी स्टेट देश सिंगापुर का भी जो व्यापारिक संबंध है लैटिन अमेरिकी देशों का, वह भी $45 बिलियन ही है। जबकि चाइना का लैटिन अमेरिकन देशों के साथ जो कॉमर्शियल रिलेशन है वह करीब $500 बिलियन का है। तो भारत को अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वेनेजुएला की घटना ने स्थापित कर दी है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिकन डोमिनेंस स्थापित हो गया है और जो लेफ्टिस्ट लोगों का एक वर्चस्व था वहाँ, वह समाप्त हो गया है और धीरे धीरे वह राइट की ओर बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सीधी चुनौती क्यूबा,
रशिया और चाइना की महत्वाकांक्षा को जो उनके लैटिन अमेरिका में है उसको दी है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।